आज की क्लास में हम लोग पतले लेंस से अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पतले लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होगा और ये भी VBA इम्पॉर्टेंट है। इसको भी 3 स्टार लगा के रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका भी डेरिवेशन आता है। जब हम लोग किसी वस्तु को कोई बीच में पतला लेंस रख देते हैं और उससे अपवर्तन की घटना होता है तब उसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनता है और इसमें रिलेशन सब में क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बात को यहाँ पर पहले समझना है। सबसे पहले तो हेडिंग डालना है पतले लेंस से अपवर्तन। सबसे पहले हेडिंग डालना है पतले लेंस से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस। वो माना कि म्यू2 अपवर्तनांक वाले एक पतला लेंस है, म्यू2 अपवर्तनांक वाले एक पतला लेंस है जिसे म्यू1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाता है, लेंस में गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। लेंस में गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। जब वस्तु को लेंस से u दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब लेंस से भी दूरी पर बनती है। हो गया? अब यहाँ पर इसका हम लोग सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे, तब आगे इसका डेरिवेशन करेंगे। बोला क्या जा रहा है कि एक लेंस है, सबके सब लेंस होता ही है जिसमें अपवर्तन की घटना होता है। ऐसा नहीं कि इससे प्रकाश किरण पार करता है ना कि इससे रिटर्न वापस आता है। तो ये लेंस है जिसका खुद का अपवर्तनांक का बात करेंगे। इस लेंस का इसका खुद का अपवर्तनांक म्यू2 है और ये जिस माध्यम में रखा गया है उसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू1। जो माध्यम में रखा गया है उसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू1। इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसका एक लेंस का केंद्र होता है और दोनों का वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाला रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। बात को थोड़ा समझना है, तो क्या समझना है उसको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। बेसिकली जो इस वाले, अब ये वाला जो सतह है ये भी एक गोले के पार्ट से ही बना हुआ है। ये वाला जो सतह है तो ऑब्वियस है कि ये जो सतह है एक गोले के पार्ट से बना हुआ है, तो इसका एक वक्रता त्रिज्या होगा। इस सतह का क्या होगा, एक वक्रता त्रिज्या होगा। इस सतह का जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, तो उसको हम लोग R1 से दर्शा रहे हैं। वैसे ही ये वाला सतह भी बनाया गया होगा, ये भी न किसी गोले का ही पार्ट होगा, ये भी किसी न किसी गोले का पार्ट होगा। इसका जो वक्रता त्रिज्या है इसको हम लोग R2 से दिखा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया? अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे वस्तु को रख रहे हैं। वस्तु को जहाँ पर रखते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग O से दर्शा रहे हैं। और इस वस्तु को लेंस से जो दूरी है, वस्तु का जो लेंस से दूरी है वो कितना है, तो U है। जब वस्तु को रखेंगे तो यहाँ से 2 प्रकाश की किरण लेते हैं, तो यहाँ पर उतना अपवर्तन को दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम बना देते हैं कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण गया। तो जब इसके कारण जो बनने वाले प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, इसके कारण जो बनने वाला प्रतिबिंब है
वो प्रतिबिंब जो बन रहा है इधर कहीं पर जाके बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे आकर बन रहा है। किसके कारण? पहला वाला परिवर्तक के कारण। यही परिवर्तक सतह है ना, तो इस वाला पहला वाला परिवर्तक सतह के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। इसको हम आई डैश से दिखा रहे हैं, ये ओरिजिनल प्रतिबिंब नहीं है। और यहाँ से इसके लेंस से जो दूरी इसको दिखा रहे हैं इसको हम वी डैश से दिखा रहे हैं। इसको हम किससे दर्शा रहे हैं? वी डैश से दर्शा रहे हैं। अब जब यहाँ पे वस्तु, अब मान लेते हैं कि ये प्रतिबिंब बनाता है, अब यहाँ मान लेते हैं जब दो मिरर रहता है तो एक मिरर से दूसरा मिरर का प्रतिबिंब बना सकते हैं ना, उसी प्रकार से होता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो कि एक मिरर है, हम यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए और मेरा प्रतिबिंब मिरर में दिखाई देगा। अब इसके सामने एक और यहाँ पर मिरर रख दो, तो उसमें जो मिरर में दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब इस मिरर में दिखाई देने लगेगा। तो वही, अब जब उसका प्रतिबिंब इस मिरर में दिखाई देगा तो इसमें जो प्रतिबिंब बना था वो वस्तु दूरी कहलाएगा, इसमें जो प्रतिबिंब बना अब वो वस्तु दूरी कहलाएगा, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा। वही चीज़ सेम घटना यहाँ पे हो रहा है कि ये वाला पहला वाला परिवर्तक सतह से जो अपवर्तक की घटना हुआ वहाँ उसके कारण जो प्रतिबिंब बना वो आई डैश पे बना। ठीक है, अब यहाँ पे ये, अब इसको मानना है कि ये क्या है? वस्तु है। अब परिवर्तक सतह कौन है? ये वाला है। परिवर्तक सतह कौन है? ये वाला है। अब इस परिवर्तक सतह के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर ये आभासी बनता है और ये कहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे बन रहा है। ये ओरिजिनल प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, जिसका इससे दूरी कितना है? v है। जिससे इसका दूरी कितना है? v है। तो बात को समझना है, पहले जब वस्तु को यहाँ पे रखे तो ये परिवर्तक सतह ये काम कर रहा है और इससे बनने वाला प्रतिबिंब आई डैश पे बन रहा है। और जब ये वाला दूसरा परिवर्तक सतह ले रहे हैं तब इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बात को समझना है। अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग इसके पहले एक फार्मूला देख चुके हैं जो कि गोलीय सतह से, कोई भी गोलीय सतह इसमें हम लोग अवतल सतह से लिए थे। तो अवतल सतह से होने वाले परिवर्तन, जो अवतल सतह हो या उत्तल सतह हो, दोनों केस में जो परिवर्तन की घटना का फार्मूला होता है वो सेम ही होता है। पिछले क्लास में हम बताए थे, दोनों के लिए परिवर्तक सतह का जो फार्मूला होता है वो सेम ही होता है, ये पिछले क्लास में बताए थे। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे, जब ये सेम होता है तो यहाँ पे जो सतह है, यहाँ पे इधर जब वस्तु इधर है तो यहाँ पे जो सतह है कैसा सतह? अवतल सतह ही है। इसलिए कि वस्तु इधर है तो ये अवतल सतह का ही काम कर रहा है। जब अवतल सतह होता है तो हम लोग जो फार्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे अवतल सतह के लिए सूत्र, गोलीय पृष्ठ से अवतल सतह का सूत्र। यही हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, तो अवतल नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं, इसलिए सबका सेम ही होता है। तो अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र का फॉर्मूला अगर याद होगा तो पहले फार्मूला लिखते हैं। क्या होता था? v2 बाई v माइनस μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर, पहले एक मिनट, सबसे पहले फार्मूला में गलती नहीं होना चाहिए, फार्मूला गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। अब इसको यहाँ पे तुलना करते हैं। चलिए देखो, ये जो फार्मूला याद होगा, ये जो हम लोग फार्मूला जब डिराइव किए थे, ये जो फार्मूला डिराइव किए थे, ये परिवर्तक सतह के, ध्यान में रखना है, तो गलत होने का पूरी तरह से चांस रहेगा अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो। अगर फार्मूला याद होगा अच्छे से तो इस बात को भी ध्यान में होगा कि ये जो μ1 था, μ1 किधर का अपवर्तनांक था? μ1 किधर का अपवर्तनांक था? अच्छा, ये उत्तल सतह के लिए है। ठीक है, उत्तल या अवतल दोनों के लिए सेम ही होता है। तो पहले फार्मूला में जाएंगे, अगर फार्मूला ध्यान में होगा तो उस फार्मूला में ये जो सतह था, तो सतह के इधर वाला जो था वो क्या था? μ1 था, और सतह उस ओर वाला क्या था? μ2 था। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, सतह के इधर वाला μ1 है और सतह के उधर वाला क्या है? μ2 है। तो इसमें μ1 और μ2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए, फार्मूला जो अप्लाई करना है ना, बहुत ध्यान से अप्लाई करना है कि हम जो सतह लिए थे, सतह के इस ओर वाला जिधर से
वस्तु जिधर वस्तु रखा हुआ था उधर का अपर्तनांक μ1 था और इधर का अपर्तनांक μ2 था। यहाँ पर भी वैसे ही है, इधर का अपर्तनांक μ1 है, इधर का अपर्तनांक μ2 है, तो सेम टू सेम यहाँ पे रखाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेम टू सेम यहाँ पे रखाएगा, कोई भी परिवर्तन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आते हैं कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को समझना है। तो अगर हम यहाँ पे जो मान है उसी को रखेंगे, यहाँ पे जो μ2 है μ2 ही रहेगा μ1। अब यहाँ पर थोड़ा सा वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी का बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो प्रतिबिंब दूरी है, तो पहले प्रतिबिंब इसके कारण यहाँ पे बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब दूरी क्या है, v डैश है। यहाँ पर v के जगह क्या रखाएगा, v डैश रखाएगा, और वस्तु दूरी क्या है, u है, तो यहाँ पे u ही रहेगा। और ये वाला सतह का वक्रता त्रिज्या क्या माने हैं, इस वाला सतह का वक्रता त्रिज्या हम क्या माने हैं, r1 माने हैं। इस r के जगह क्या रखाएगा, r1 रखाएगा। इस r के जगह क्या रखाएगा, r1 रखाएगा। तो अब यहाँ पे हम सब चीज़ लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है। यहाँ पर μ1 की जगह μ2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी कौन v डैश से दिखा रहे हैं कि इस सतह का जो प्रतिबिंब दूरी हो रहा है v डैश हो रहा है। μ1 की जगह μ1 ही रहेगा, वस्तु दूरी u ही है तो u ही रहेगा। यहाँ पर μ2 माइनस μ1 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये वक्रता त्रिज्या क्या लिया, r1 लिए, तो यहाँ पर r1 हो जाएगा। इसको समीकरण कर देना है। यहाँ पर लिख देते हैं पहला सतह के लिए, पहला सतह के लिए। ये जो फॉर्मूला यूज किए किसके लिए, पहला सतह के लिए। अब यहाँ पे हम दूसरे सतह के लिए लिखेंगे, दूसरे सतह के लिए। दूसरे सतह के लिए लिखेंगे, तो दूसरे सतह के लिए गोलीय पृष्ठ का सूत्र पहले लिख लेते हैं। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र, अपवर्तन के सूत्र। इससे पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला हमेशा पहले लिख लेना है, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। पहले μ1 μ2 चेक करते हैं। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा फार्मूला पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा फार्मूला गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब ये सतह ये वाला है ना, सतह ये है, ठीक है। अब सतह के इस ओर वाला ये हम लोग को फार्मूला के हिसाब से इसको μ1 होना चाहिए था, इधर क्या है μ1 है, इधर क्या होना चाहिए था, μ2 होना चाहिए था। फार्मूला में सतह अब इधर है, वस्तु इधर ही रखा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, ये बनेगा अब μ1 और ये बनेगा μ2 फार्मूला में। इसलिए कि अब जो सतह है ये वाला सतह है, इस सतह के इस ओर है, तो ये बनेगा μ1 और ये बनेगा μ2। सबसे पहले जो फार्मूला में चेंजिंग होगा, μ2 के जगह μ1 लिखाएगा, μ1 के जगह μ2 लिखाएगा। इसलिए सतह ये है, सतह के इस ओर वाला ये μ2 हो गया है, ये इस वाला μ1 हो गया है। अब अगर वस्तु दूरी बात करेंगे तो वस्तु दूरी क्या लिखाएगा, वस्तु दूरी v डैश लिखाएगा। इसलिए दूसरे सतह के लिए वस्तु इसको माना जा रहा है, प्रतिबिंब दूरी क्या लिखाएगा, v लिखाएगा। तो अवक्रता त्रिज्या, तो इसका अवक्रता त्रिज्या क्या है, r2 है, तो r के जगह r2 लिखाएगा। तब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले μ2 की जगह μ1, v की जगह, तो v क्या है प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी v ही लिखे है। μ1 की जगह μ2 हो जाएगा, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी यहाँ पर क्या होगा, v डैश होगा, बराबर μ2 की जगह μ1 माइनस यहाँ पर μ1 की जगह μ2 बटे r के जगह r2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, इससे क्या होगा, एक फायदा होगा, देखने को मिलेगा, आगे दिखाएंगे।
इसमें से माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो ये फिर से बन जाएगा μ2 माइनस μ1 बटे R2 बन जाएगा। इसको समीकरण 1 2 करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो जोड़ा कैसे जाता है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ते हैं, और जो राइट हैंड साइड में रहता है उसको राइट हैंड साइड में जोड़ते हैं। तो पहले समीकरण 1 में आ जाते हैं। तो समीकरण 1 को देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, μ2 बटे v डैश माइनस μ1 बटे u। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले μ2 बटे v डैश माइनस μ1 बटे u। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है समीकरण 2 में, तो क्या है, तो μ1 बटे v माइनस μ2 बटे v डैश। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में पहले देख लेते हैं इधर क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं μ2 यहाँ पर ध्यान से लिखना है μ2 माइनस μ1 बटे R1। यहाँ पर लिखेंगे μ2 माइनस μ1 बटे R1। फिर यहाँ पर माइनस में है, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख दिए, डायरेक्ट जोड़ा जाता है तो जोड़ने में प्लस माइनस माइनस साइन ही रहेगा। क्या लिखाएगा μ2 माइनस μ1 बटे R2। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से क्या देखेंगे, यहाँ से μ2 माइनस मू1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसलिए समान चीज़ है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे कुछ, हाँ ठीक है। अब यहाँ से देखो तो यहाँ पर बच गया μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर, इधर से μ2 माइनस μ1 कॉमन हो जा रहा है, इधर बच जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है। अब इधर से क्या करो, μ1 कॉमन कर लो, μ1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब μ1 को इधर भाग में भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u, इधर हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बटे μ1, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब देखो हम लोग लेंस सूत्र पढ़ते हैं, लेंस सूत्र क्या पढ़ते हैं, लेंस सूत्र पढ़े हुए हैं कि 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर क्या होता है 1 बटे f होता है। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे f लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 1 बाई तो बन जाएगा। इसको अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा μ2 बाई μ1 हो गया, μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1 कट जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब हमको पता है कि μ2 बटे μ1 क्या होता है, तो आप माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 माइनस 1, मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, और ये हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। एक और तरीका बताया था इसको लिखने के, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, तो यही फार्मूला निकल के आया, और यही फार्मूला यूज किया जाता है पतले लेंस के अपवर्तन के लिए। पतले लेंस के अपवर्तन के लिए ये फार्मूला ध्यान में रखना है, 1 बाई f बराबर, तो यही फार्मूला डेरिवेशन करने के लिए आ जाता है। हो सकता है μ21 नहीं लिखो, वहाँ पर डायरेक्ट म्यू लिख देता है, म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ऐसा डायरेक्ट भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। तो यही हम लोग बोलते हैं कि ये क्या कि पतले लेंस का अपवर्तन का ये फार्मूला हो गया, और कोई भी पतला लेंस रहेगा उसका अपवर्तन का ये फार्मूला हो गया। ना कंप्लीट लिख लेना है। आगे के टॉपिक पे चलते हैं।
ये मुख्य फोकस के बारे में दिया हो चुका, पहले से हम समझा चुके हैं कि मुख्य फोकस अवतल लेंस में कहाँ पे होता है। आगे जो पढ़ना है समतुल्य लेंस के बारे में पढ़ना है। समतुल्य लेंस का मतलब होता है जब एक से अधिक लेंसों को आपस में संयोजन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य लेंस कहते हैं। मान लो कि एक लेंस है, ये फिर इसके साथ एक और लेंस जोड़ दिए, फिर इसके साथ एक और लेंस जोड़ दिए, यही जोड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य लेंस के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मल डिफिनीशन लिखवा देते हैं, समतुल्य लेंस हेडिंग डालिए। सामान्य अक्ष पे जब एक से ज़्यादा लेंसों को जोड़ा जाता है, जब एक से ज़्यादा लेंसों को जोड़ा जाता है तो उससे बनने वाले लेंस को समतुल्य लेंस कहते हैं। तो उससे बनने वाले लेंस को समतुल्य लेंस कहते हैं। तो उससे बनने वाले लेंस को समतुल्य लेंस कहते हैं। हो गया। और इसका जो फोकस दूरी निकलेगा उसको हम लोग समतुल्य फोकस दूरी लिख पाते हैं। आगे लिख लेना इसी में, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी को समतुल्य फोकस दूरी कहते हैं। समतुल्य फोकस दूरी कहते हैं। तो हेडिंग डालना है अगला, संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। जब दो लेंस कांटेक्ट में रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसका समतुल्य फोकस दूरी कितना होगा। अब देखिए, इसको अलग से हम कुछ भी डेरिवेशन का आने वाला है नहीं, इसका कोई डेरिवेशन का कोई महत्व नहीं है। ठीक, हम तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या होगा, कैसे जुड़ेगा, उसके बारे में समझ लेंगे। सबसे पहले माना कि दो पतला उत्तल लेंस ए और बी है। माना कि दो पतले उत्तल लेंस ए और बी है, जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है। जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है। तो समतुल्य फोकस दूरी बस इतना लिख के छोड़ देना। तो अगर कुछ समान एक्सिस पे जो अक्ष होगा वो समान होगा, इस पर दो उत्तल लेंस रखा जा रहा है संपर्क में, एक्सिस हमेशा बीच में होता है, तो इस तरह से बनाना है। पूरा ये सटा हुआ होना चाहिए। ये ए लेंस है और ये बी लेंस है, इसका फोकस दूरी f1 है और इसका फोकस दूरी f2 है। तो समतुल्य फोकस दूरी जो होगा, जिसको हम किससे दिखाएंगे, एफ इक्विवेलेंट से, ये इस प्रकार से जुड़ता है 1/f इक्विवेलेंट को f इक्व लिख रहे हैं। ठीक है, समतुल्य फोकस दूरी 1/f1 प्लस 1/f2, ये जितना भी रहेगा इसी प्रकार से ये जुड़ेगा। अगर इसका डेरिवेशन पूरा निकालना चाहते हैं तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 1/f इक्विवेलेंट बराबर, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, f1 इंटू f2। ये f1 से f1 कट जाएगा, f2 बचेगा, तो f2 में 1 से गुना होगा, f2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा। ये अब दोनों तरफ पलट देते हैं तो क्या लिखा जाएगा, f इक्विवेलेंट बराबर, ये आ जाएगा ऊपर में f1 f2, नीचे में आ जाएगा f2 प्लस f1 लिखे, या
F1 प्लस F2 लिखे, दोनों का मतलब क्या होता है, समान होता है। तो दो अगर पतला लेंस है तो उसके जो इक्विवेलेंट फोकस दूरी होगा, जो समतुल्य फोकस दूरी होगा, वो क्या होगा, F1 F2 इंटू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे समतुल्य फोकस दूरी। लिख भी देते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या कहेंगे, समतुल्य फोकस दूरी, समतुल्य फोकस दूरी, इसी को हम लोग कहेंगे। लेकिन मान लेते हैं अगर बहुत सारे रहेगा, फोकस क्या रहेगा, फोकस दूरी बहुत सारे रहेगा। जब फोकस दूरी बहुत सारा रहेगा तो उस केस में क्या होगा, तो अगर यदि n लेंस हो, यदि n लेंस हो तो समतुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। सिंपल है, n लेंस के लिए भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, F इक्विवेलेंट बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस डॉट 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 1/Fn। अगर n लेंस रहेगा तो उसको भी इसी प्रकार से जोड़ देना है। अब इस बात को ध्यान में रखना है, अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, जो उत्तल लेंस होता है, उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, और जो अवतल लेंस होता है उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। जब भी फोकस दूरी का मान रखेंगे वो देख कर रखेंगे कि अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। अगर उत्तल लेंस रहेगा तो धनात्मक प्लस में रखेंगे, अगर अवतल लेंस रहेगा तो माइनस में रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आते हैं कि सार्पिक लेंसों की क्षमता बताएंगे। सार्पिक मतलब वही है कि अगर दो लेंस आपस में जुड़ा हुआ है, संपर्क लेंस है, तो संपर्क लेंस का फोकस दूरी या सार्पिक दूरी को बोला जाता है। तो हम लोग संपर्क लेंसों की क्षमता लिखते हैं। क्या लिखेंगे, संपर्क लेंसों की क्षमता। तो अगला हेडिंग डालना है, संपर्क भी बोला जाता है, सार्पिक भी बोला जाता है। तो अगला हेडिंग डालना है संपर्क लेंसों की क्षमता। इंग्लिश में बात करेंगे, इसको लिखते हैं पावर ऑफ लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, ये हेडिंग डालना है। तो अगर अभी हम लोग देखें, जब दो लेंस है और दोनों का फोकस दूरी, एक का F1 है और एक का F2 है, तो इसका क्षमता भी हम लोग निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, तो समतुल्य फोकस दूरी निकालने का सूत्र हम लोग दे दिए। इसमें भी लिख लेना, यदि दो लेंस जिसकी फोकस दूरी क्रम से F1 तथा F2 है, जिसकी फोकस दूरी क्रम से F1 तथा F2 है, बस इतना लिख लेना। अब आते हैं, अगर समतुल्य फोकस दूरी का बात करेंगे तो F इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2। हमको पता है कि क्षमता का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि 1/F1 मतलब 1/F को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, जिसको P से दिखाते हैं। तो यहाँ पर 1/F इक्विवेलेंट ये समतुल्य है, तो इसको P इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इधर बराबर क्या होगा, 1/F1 को हम लोग P1 से दर्शा सकते हैं प्लस P2। मतलब क्षमता को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। क्षमता को हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर तुल्य का बात करें, तुल्य भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर बोल दिया जाए n लेंसों के लिए क्षमता, n लेंसों के लिए अगर बात करेंगे तो इक्विवेलेंट जो आएगा तुल्य लेंस का जो क्षमता आएगा वो कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn। मतलब सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं समतुल्य। मतलब जो भी अगर क्या रहेगा, लेंस अगर एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेगा तब उसको हम लोग उसका फोकस दूरी या उसके क्षमता को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आगे अब जो टॉपिक हम लोग
इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो होगा पतले लेंस द्वारा किरण का विचलन पढ़ने वाले हैं, और 2-3 टॉपिक हम लोग इसमें और भी पढ़ेंगे। तो जो भी होगा हम लोग इसके बाद वाले जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।